एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सोमवीर यादव। हमारे इस चैनल पर हम एनसीईआरटी के हर विषय को समझते हैं बहुत ही आसान भाषा, शानदार ग्राफिक्स और मजेदार विजुअल्स के साथ। आज का हमारा अध्याय है धातु एवं अधातु, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं, जहां सीखना होगा एकदम मजेदार और समझना होगा बिल्कुल आसान। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम धातु और अधातु की दुनिया में गोता लगाएंगे, फिर हम उनके फिजिकल और केमिकल गुणों को समझेंगे और आखिर में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज और अयस्क से धातु को निकालने के पूरे प्रोसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी तत्वों के वर्गीकरण से। हमारी धरती पर जितने भी तत्व मौजूद हैं, हम उन्हें मोटे तौर पर उनकी प्रॉपर्टीज यानी उनके गुणधर्मों के आधार पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है धातु यानी मेटल्स और दूसरे हैं अधातु यानी नॉन मेटल्स। ये क्लासिफिकेशन सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये बहुत काम का है। जरा सोच कर देखिए, हमारे चारों तरफ क्या है? जिस लोहे से हमारे घर और पुल बनते हैं, जो सोना चांदी गहनों में चमकता है, जो ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब या तो धातु हैं या अधातु, और इनके यही अनोखे गुण तय करते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि हम किसी चीज को सिर्फ देखकर कैसे पहचानें कि वो मेटल है या नॉन मेटल। इसकी शुरुआत होती है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज से, मतलब वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उनका रूप रंग और बनावट कैसी है। ये हमारे लिए पहले सुराग हैं। तो मेटल्स की सबसे पहली और सबसे आसान पहचान है उनकी खास चमक, जिसे हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। जब भी कोई धातु अपने प्योर फॉर्म में होती है तो उसकी सतह पर एक अलग ही शाइन होती है। सोना, चांदी, तांबा, इन सब में ये चमक साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन यहां एक मजेदार सवाल आता है। चमकना धातुओं का गुण है, तो आयोडीन जो कि एक अधातु है, वो क्यों चमकता है? जरा सोचिए, अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, तो इसका जवाब है कि ये विज्ञान के कुछ अनोखे अपवादों में से एक है। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी चमकीला होता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। धातुओं का एक और कमाल का गुण है आघातवर्ध्यता यानी मैलिएबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें हथौड़े से पीट पीट कर पतली पतली शीट्स यानी चादरों में बदला जा सकता है, और ये टूटते भी नहीं। क्या कोई गैस कर सकता है कि कौन सी धातुएं इस मामले में चैंपियन है? बिल्कुल सही सोचा, सोना और चांदी सबसे ज्यादा मैलिएबल धातुएं हैं। मैलिएबिलिटी से ही मिलता जुलता एक और गुण है तन्यता, जिसे हम डक्टिलिटी भी कहते हैं। ये धातुओं की वो एबिलिटी है जिससे उन्हें खींचकर पतले पतले तारों में बदला जा सकता है। हमारे घरों में जो कॉपर की वायरिंग होती है, वो इसी गुण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और सोने की डक्टिलिटी कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से, जी हां, सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना कमाल की बात? अच्छा, अब एक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल। जरा सोचिए, हम किचन में खाना बनाने के लिए मेटल के बर्तन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों नहीं? इसका जवाब मेटल्स की दो बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज में छिपा है। सही जवाब है क्योंकि धातु हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो तेज आंच पर भी आसानी से पिघलते नहीं हैं और गर्मी को खाने तक अच्छे से पहुंचाते हैं। चमक और तन्यता के अलावा भी कुछ गुण हैं, जैसे धातुएं ज्यादातर कठोर होती हैं। जब ये टकराती हैं तो एक खास तरह की गूंजने वाली आवाज करती हैं। सोचिए स्कूल की घंटी, उसे ही ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। और हां, ये गर्मी और बिजली दोनों के ही शानदार सुचालक होते हैं। लेकिन जैसा मैंने आयोडीन के बारे में बताया था, साइंस में हमेशा कुछ बागी तत्व होते हैं जो नियम नहीं मानते। जैसे पारा, जो एक मेटल होकर भी कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है। गैलियम और सीजियम तो इतने कमाल के हैं कि हथेली की गर्मी से ही पिघल जाते हैं। और सोडियम जैसी धातुएं तो इतनी नरम होती हैं कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। और दूसरी ओर कार्बन का एक रूप ग्रेफाइट, जो एक नॉन मेटल है, फिर भी बिजली का सुचालक है। तो हमने ये तो देख लिया कि धातु बाहर से कैसे दिखते हैं, पर यह पूरी कहानी नहीं है। किसी भी तत्व को सच में समझने के लिए हमें उसके केमिकल बिहेवियर को देखना पड़ता है, मतलब वो दूसरे तत्वों के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ उनके रिएक्शन से। ये एक सीधा सा नियम है।
जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो दोनों मिलकर बनाते हैं धातु ऑक्साइड। इसका सबसे आम उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। वो जंग असल में आयरन ऑक्साइड ही तो है। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक यानी क्षारीय होता है, पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बड़े खास होते हैं। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी, मतलब वो दोनों तरह का बर्ताव दिखाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब एक बहुत ही फेमस सवाल जो लगभग हर किसी ने सुना होगा, क्या कोई बता सकता है कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये धातुएं हद से ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। हवा में आते ही ये ऑक्सीजन और नमी से इतनी तेजी से रिएक्ट करती हैं कि तुरंत आग पकड़ लेती हैं। केरोसिन उन्हें हवा के कांटेक्ट से बचाकर रखता है। अभी अभी हमने देखा कि सोडियम कितना रिएक्टिव है। असल में सभी धातुओं के रिएक्ट करने की ताकत एक जैसी नहीं होती। इसी फर्क को समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक तरह की पावर रैंकिंग लिस्ट बनाई है, जिसे हम सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये सीरीज हमें ये समझने में मदद करती है कि कौन सी धातु कितनी ताकतवर है। तो ये रही वो लिस्ट। देखिए, जो धातुएं सबसे ऊपर हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम, वो सबसे ज्यादा ताकतवर यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। और जैसे जैसे हम लिस्ट में नीचे आते जाते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सोना और प्लैटिनम सबसे नीचे हैं, मतलब ये सबसे शांत और सबसे कम रिएक्टिव हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है, लिस्ट में ऊपर वाली कोई भी धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके कंपाउंड से लात मारकर बाहर निकाल सकती है। तो चलिए इसी रूल को एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जरा सोच के बताइए, अगर हम एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में डाल दें तो क्या होगा? बिल्कुल, चूंकि लोहा रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, वो ज्यादा ताकतवर है, इसलिए लोहा कॉपर को उसके घोल से डिस्प्लेस कर देगा यानी हटा देगा। इससे घोल का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हरा हो जाएगा और लोहे की कील पर कॉपर की एक भूरी परत जम जाएगी। हम जो भी धातुएं इस्तेमाल करते हैं वो हमें जमीन से सीधे प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। वो अयस्कों यानी ओर्स के रूप में मिलती हैं, जिनमें बहुत सारी मिट्टी और दूसरी अशुद्धियां मिली होती हैं। तो इन अयस्कों से शुद्ध धातु तक पहुंचने का सफर 3 मेन स्टेप्स में पूरा होता है। पहले अयस्क से कचरा हटाना, फिर उसमें से धातु को अलग करना और आखिर में उस धातु को और ज्यादा साफ यानी रिफाइन करना। जो धातुएं रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आती हैं वो अक्सर सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों के रूप में मिलती हैं। इन्हें ऑक्साइड में बदलने के लिए 2 बहुत ज़रूरी प्रोसेस हैं, भर्जन और निस्तापन। भर्जन यानी रोस्टिंग में सल्फाइड अयस्क को हवा की मौजूदगी में तेज़ी से गर्म करते हैं। वहीं निस्तापन यानी कैल्सिनेशन में कार्बोनेट अयस्क को बहुत कम हवा में या बिना हवा के गर्म करते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना, ताकि आगे का काम आसान हो जाए। तो चलिए एक बार फटाफट से आज के मुख्य पॉइंट्स को दोहराते हैं। हमने सीखा कि धातुओं को हम उनके चमक, आघातवर्ध्यता और तन्यता जैसे फिजिकल गुणों से पहचान सकते हैं। उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज एक मास्टर की है। हमने ये भी जाना कि मेटल ऑक्साइड्स ज्यादातर बेसिक होते हैं, पर कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं और अयस्कों से धातु निकालना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और हाँ, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिस पर सोचिएगा जरूर। हम सब जानते हैं कि सोना और प्लैटिनम इतने कीमती हैं, पर क्यों? इसका उनकी केमिकल रिएक्टिविटी से क्या लेना देना है? रिएक्टिविटी सीरीज में उनकी जो जगह है वो हमें उनके इस कीमती होने के बारे में क्या बताती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल NCERT पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जहां हर विषय को समझना होता है आसान और रोचक। ये टॉपिक आपके लिए तैयार किया गया है डॉक्टर सोमवीर यादव द्वारा। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक NCERT पाठशाला के साथ सीखते रहिए और खोजते रहिए।